बच्चों, मेरा नाम है विवेक शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ईडी अकेडमी में लर्निंग विद एक्सीलेंस। तो बच्चों, हम यहां पर पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम और लास्ट के वीडियो में हमने करे थे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आज उसका पार्ट 2 लेकर आया हूं जिसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं और नए टॉपिक्स भी कवर करने वाले हैं। लास्ट वीडियोस में हमने बेसिक टॉपिक्स कवर करे थे 9th क्लास के, और आज वो मेन टॉपिक्स होने वाले हैं जो आपको आगे भी काम आएंगे, जैसे कि रैशनलाइजेशन, एक्सपोनेंट्स एंड पावर और साथ ही साथ आपका सर्ट्स। अब सर्ट्स नॉर्मली एनसीईआरटी की बुक्स में नहीं है, बट कई बार ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो आपको नहीं आता है, और उसका मेन रीजन होता है सर्ट्स की छोटी सी नॉलेज लेना। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, सर्ट्स के बारे में आपको बताएंगे और फिर आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन जो आता है यही सर्ट्स कहलाता है। यहां से आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है यही सर्ट्स है बच्चों। आप सर्ट्स में बहुत ज्यादा खेलते हैं और सर्ट्स और एक्सपोनेंट्स पावर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो आप वही सारी चीजें सीखने वाले हैं। ध्यान से सुनो, सर्ट्स होता क्या है। इस तरह से रूट के अंदर यदि आप किसी भी ए, बी या सी किसी भी एक चीज को लिख देते हो, ठीक है, ए को मान लेते हैं, तो इस तरह से लिखी हुई इस फॉर्म को ही सर्ट कहते हैं, ठीक है। इसी को सर्ट्स कहा जाता है। इसमें ये कहलाता है आपका रेडिकेंट, और ये जो होता है ये हो जाता है आपका ऑर्डर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, यदि इसका मतलब समझो कि मैथ्स में इसको कैसे पढ़ा जाएगा, तो ये इस तरह से लिखा होता है और इसका मतलब होता है nth रूट ऑफ ए। nth रूट ऑफ ए, वैसे तो स्क्वायर रूट होता है क्योंकि आपके वहां पर इस ए की एन की वैल्यू कितनी हो जाती है 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए। पर यदि यहां पर 1/3 हो जाए तो क्यूब रूट ऑफ ए हो जाता है। वैसे ही एन के हिसाब से यदि वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो nth रूट ऑफ ए बोला जाएगा। क्लियर? चलो, तो ये बात समझ में आई। अब इससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें यदि हम करने जाएं तो क्या है, जैसे आप किसी भी √5 को √5 से ऐड कर सकते हो, क्या कर सकते हो? नहीं। बेसिकली आप क्या करोगे, √5 को कॉमन लोगे, अंदर के नंबर जो 1 + 1 बचा उसको ऐड करोगे। तो सेम सर्ट्स में भी होगा, सेम सर्ट्स में भी होगा। और ये कॉमन कब लिया गया था? जब ये दोनों सेम थे। तो यहां भी ध्यान रखना कि यहां पर लिखा हुआ ऑर्डर n जो है वो सेम होना चाहिए। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए सर्ट्स में ऑर्डर सेम होना चाहिए, बेसिक बात। मल्टीप्लाई के लिए भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम के बिना आप सर्ट्स में कुछ भी नहीं कर सकते, इवन कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। आपको ऐसे सवाल भी दिखाएंगे जहां पर कंपैरिजन करना होगा सर्ट्स में कि कौन बड़ा कौन छोटा, और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसको क्लियर यही कर लेना बेटा कि ऑर्डर सेम के बिना सर्ट्स में कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। वहां पर सर्ट्स में सारे क्वेश्चंस आपके इसी बेस पर होंगे कि आपका ऑर्डर सेम की, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब आपका उसी बिहाफ पर होता है, ठीक है। चलो, तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन से ही। जितना जल्दी आप प्रैक्टिस से सीखेंगे उतना जल्दी आप किसी भी समझाने से नहीं सीख सकते, तो इस बात को करते हैं। यहां पर देखो सबके ऑर्डर सेम है, 3 3 3, तो सर इनको प्लस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पर प्लस करने के लिए अंदर की चीज भी तो सेम होनी चाहिए। आप √5 + √7 को क्या लिखते हो? इनका ऑर्डर सेम है, इनको प्लस करके क्या लिखोगे? √12। √12 सही है? गलत। ऑर्डर सेम होने के साथ साथ अंदर की चीजें भी सेम होनी चाहिए, तब जाके आपका जो रेडिकेंट है वो सेम होना चाहिए। अदरवाइज आप इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कॉमन नहीं ले सकते। नॉर्मली सर्ट किसी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस में सिर्फ कॉमन आएगा, वो हटेगा ही नहीं। तो इस हिसाब से हमें ध्यान रखना है कि यहां पर इस सवाल में अंदर की चीजें सेम नहीं है। जब तक वो सेम नहीं होंगी तब तक हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। तो चलो सेम बनाने की कोशिश करते हैं। 5 250 की पावर 1/3 प्लस 7 16 की पावर 1/3 माइनस 14 57 की पावर 1/3। तो ऑर्डर तो सेम है, तो प्लस माइनस करने के चांसेस तो थे, पर अंदर के नंबर सेम नहीं है, तो सेम बनाने की कोशिश कर लेते हैं। 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। जिसको आता है वो डायरेक्ट देख सकता है कि ये 5 × 5 × 5 × 2 से बना होगा, और जिसको नहीं पता है वो देख लीजिए एक बार करके। तो ये आएगा आपका 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन। जब आप ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 5 × 5 × 2 की पावर 1/3, जिसका मतलब हो जाता है कि ये अपना एक पेयर बनेगा और ये छूट जाएगा बाहर। अब आप कहोगे सर यहाँ 3 का पेयर तो आज तक ही हमने नहीं देखा। तो 3 का पेयर जब आपने नहीं देखा है तो आज उसको दिखाते और समझाते हैं इसका मतलब क्या है।
सर्ड्स में क्या होता है ना बेटा, यदि आपकी पावर 1/3 लगी हुई है तो अंदर ए यदि 3 बार अवेलेबल है, ए यदि अंदर 3 बार अवेलेबल है तो एक्चुअली 3 का पेयर में से एक बाहर आएगा, 3 में से एक बाहर आएगा और बाकी वैसा का वैसा गायब हो जाएगा। जैसे स्क्वायर में क्या होता था, यदि √5 × 5 है तो 5 बाहर आ जाता था। क्या हुआ है, इसकी पावर है 2, 25 की पावर है 1/2, 5 का पेयर बना, 2 में से एक बाहर आ गया और एक गायब हो गया। सर्ड्स में वही है कि यदि पावर 3 है 1/3 के हिसाब से तो 3 का पेयर बना के एक को बाहर निकालना है, 2 को गायब कर देना है। तो ये बात समझ लीजिए तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब इस हिसाब से यदि हम समझे तो यहां पर पावर 1/3 है, इस हिसाब से 3 का पेयर बनेगा और एक 5 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा क्योंकि उसके 2 पेयर नहीं है। इधर देखते हैं +7, इस हिसाब से 16 को देखें तो 2 × 2 × 2 × 2 की पावर 1/3 -14 और 57 को आप ब्रेक करने जाएंगे तो 19 × 3 हो जाएगा। अब सबसे ज्यादा परेशानी इसमें ही है क्योंकि बाकी जगह तो मुझे पेयर कहीं ना कहीं दिख ही रहा है कि इसमें भी 2 का पेयर है, तो एक 2 तो यहां से भी बाहर आ जाएगा। तो इसको यदि मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो 5 × 2, इसका एक 5 बाहर आएगा और 2 की पावर 1/3 रह जाएगी, प्लस 7 × 2, इसका भी एक 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ बचे हुए 2 की पावर 1/3 रह जाएगी। पर यहाँ कुछ नहीं आएगा तो यहाँ 57 की पावर 1/3 ही रह जाएगी और आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें तो आपको समझ में आया होगा। तो अब ध्यान से देखो, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, निकाल दो। 2 की पावर 1/3 यदि कॉमन रहे तो यहाँ 25 + 14 हो जाएगा और -14 57 की पावर 1/3। इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2। अब इसको तरीके से लिख देते हैं 3 इस तरीके से और इनको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 39। ठीक है, तो 39 आप आगे लिख दीजिए, 39 इस तरीके से लिख सकते हैं आप इसको और यहाँ -14 57 की पावर 1/3 और चाहे तो इसको भी हटा सकते हैं और इस तरह से लिख सकते हैं जैसे हमने बाकी सर्ड्स लिखे हैं 57। यही आंसर है इसका, इसमें आप और कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा और कोई लॉजिक्स आपको समझ में आए तो प्लीज बताएं। नॉर्मली ये सवाल इस तरीके से हो जाता है। अब पहला क्वेश्चन है, अक्सर बच्चों को समझ में भी नहीं आया होगा, ये कह के तो खासकर कि सर ये 3 का पेयर बाहर निकालने वाली बात हमारे तो समझ में नहीं आ रही ना, मुझे तो समझ नहीं आई। तो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, लॉजिक समझ लेते हैं कि जब जब इस तरह से 1/3 लिखा होगा तो हमें 3 का पेयर बनाना होगा पावर के हिसाब से। यदि कहीं पर 1/4 लिखा होगा और अंदर 16 लिखा है तो एक्चुअली इसका मतलब है 2, क्योंकि 16 को जब आप ब्रेक करोगे तो 2 × 2 × 2 × 2 4 बार होगा और उस 4 का पेयर बनेगा और उस 4 में से 1 2 बाहर और 3 2 गायब हो जाएंगे। समझे? तो इस हिसाब से हमें बात समझ लेनी है कि सर्ड्स में जो पावर लगी होती है उस हिसाब से ही हम उतने का पेयर बनाते हैं और उस हिसाब से उसको बाहर निकाल लेते हैं। उससे एक भी कम हुआ तो हम बाहर नहीं निकाल पाएंगे। यदि 1/3 लिखा हुआ है और 2 × 2 भी लिखा होता तो हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते थे। बाहर निकालने के लिए हमें यदि 1/3 पावर है तो 2 × 2 × 2 3 बार चाहिए होगा, तब जाके एक 2 बाहर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी कुछ ऐसा ही है। यह है, सिंप्लीफाई कीजिए। अब आपको यहां पर वापस से समझते हैं, बहुत इजी है, ऐसा कुछ खास नहीं है। अब यहां पर बच्चे की बात आती है, सर पिछले वाले क्वेश्चन में एक अच्छी बात थी कि ऑर्डर सेम था, यहां तो ऑर्डर भी सेम नहीं है। ऑर्डर कैसे सेम करेंगे, ये भी अगला कॉन्सेप्ट हो जाएगा इसका मतलब। तो ये भी समझ लेते हैं कि ऑर्डर सेम कैसे किया जाता है। यदि आप इसको बात समझो तो क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 1/10 × 3 की पावर 1/4। जब ऐसा लिखा होगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमें नीचे के 3 और 4 को बराबर करना है। 3 और 4 को बराबर करने के लिए 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ऑफ 3 और 4 कितना आता है 12। तो बेसिकली नीचे 12 बनाना है, पर 12 बनाने के लिए किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मैथ्स तो आप समझते हैं जो कि कहती है कि मल्टीप्लाई आप अकेले कर नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। इस हिसाब से हम क्या करते हैं, तो ध्यान से देखो, 2 की पावर 1/3 में 3 को 12 बनाने के लिए नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिमिलरली यहां पर 1/4 है और उसको 12 बनाने के लिए नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर?
जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, 2 की पावर 4/12 आ जाएगा और 3 की पावर 3/12 आ जाएगा। सर अभी भी सेम नहीं हुआ, नहीं हुआ, मुझे भी पता है, पर एक बात देखो, यहां से मैथ्स एक और चीज समझाती है। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 2 की पावर 4 की होल पावर 1/12, और इसको भी ऐसे लिख सकते हो 3 की पावर 3 की होल पावर 1/12। अब हो गया सेम। मतलब यदि कभी किसी क्वेश्चन में इस तरह से आ जाए तो ये जो पावर होती है ये ऊपर होने के कारण उस नंबर के साथ चली जाएगी, और ये जो 1/12 वाली पावर है, ऑर्डर जो है इसका, वो बाहर की तरफ रह जाएगा। क्लियर? तो ऑर्डर मैच कर भी गया और जो एक्स्ट्रा चीजें आ रही थी उसको हमने अंदर शिफ्ट कर दिया। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, जिसका मतलब हो जाता है 16 की पावर 1/12 इंटू 3 की पावर 3 मतलब 27 की पावर 1/12, जिसको यदि आप सिंप्लीफाई करने जाओगे तो ये हो जाएगा दोनों, अब क्योंकि मल्टीप्लाई हो सकते हैं ऑर्डर सेम होने के कारण, तो यह हो जाएगा 16 इंटू 27। एक बच्चा मुझसे एक बात और बोल रहा था कि सर एक बात बताओ, आपने मल्टीप्लाई कर दिया जबकि आपने कहा था अंदर की चीज सेम होनी चाहिए। तो बेटा याद करो, मैंने ये कहा था कि प्लस और माइनस करने के लिए अंदर की चीज सेम होनी चाहिए, तब जाके आप कॉमन ले लोगे। या तो मल्टीप्लाई तो हो सकता है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, अंदर की चीजें तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्लियर? तो ये बात समझ में आई, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। यहां पर मैंने आपको बता दिया जब कुछ ना लिखा हो तो क्या लिखा होता है, 2। मिनिमम क्या होता है, 2। तो यदि आपको कभी ऐसा कंफ्यूजन हो जाए कि यहाँ कुछ नहीं दिया है सर, ये रूट है, तो इसका मतलब ही ये यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, क्योंकि 1 का तो कोई मतलब नहीं है। रूट के अंदर 1 का क्या मतलब, 1 का पेयर बनाओ तो हर बार ही रहेगा, तो चीज बाहर ही रहेगी। तो अकेली चीज पर रूट लगा भी नहीं होता यदि 1 का ही पेयर बाहर निकालना हो तो यदि 2 का पेयर मिनिमम रिक्वायर्ड होगा बाहर निकालने के हिसाब से, तो इसलिए आपका यहाँ कुछ नहीं लिखा हो, वहां पर 2 लिखा होता है। ठीक है, तो अब इसको लिखने का तरीका हो जाएगा 8a की पावर 5b और इसकी पावर 1/2 मल्टीप्लाई विथ 4a² b² और उसकी पावर 3। ये सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप आगे देखोगे कि 2 और 3 का एलसीएम लेने के हिसाब से यहां पर 6 बनाना होगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 तो नीचे, उसको मल्टीप्लाई विथ 3 तो ऊपर भी 3, 4a² b² 1 3 और यहां आ जाएगा 2, तो इधर भी 2 आ जाएगा। अब सर ये 3 अंदर कर देते हैं जैसा आपने सिखाया था, तो बिल्कुल कर दो। की होल पावर 1/6। इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बट सर क्या आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे क्या? नहीं, पहले इसको पावर को अंदर सॉल्व करो। तो 8 की पावर 3 मतलब 512, a की पावर 5 उसकी पावर 3 मतलब a की पावर 15, b की पावर 3। अब आप इसके ऊपर 1/6 लिख सकते हो, मल्टीप्लाई विद, यहां देखोगे यदि आप तो हो जाएगा 4 की पावर 2 मतलब 16, a की पावर 2 की a² का स्क्वायर मतलब a की पावर 4, b की पावर 4 की होल पावर 1/6। अब यहां पर ऑर्डर मैच हो चुका है, आप इनको अंदर लिख दीजिए एक साथ और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। अब इसको इस तरह से लिख सकता हूं, कितने बच्चों को समझ में आएगा कि ये सही लिखा है कि गलत। क्लियर? तो यहां पर आप क्या करोगे, इस तरह से पावर 6 आ जाएगी और इसके बाद 512 इंटू 16, साथ ही साथ a की पावर 15 और इधर a की पावर 4 है तो वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, और b की पावर 3 और प्लस में 4 हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई वाला पार्ट मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। a की पावर 19, b की पावर 7। अब आप कहोगे सर ये मल्टीप्लाई वाला पार्ट आप क्यों छोड़ रहे हो, आपको गणित नहीं आती क्या? मुझे तो आती है बेटा, पर बच्चों को यदि सही आंसर चाहिए तो थोड़ी सी मेहनत खुद भी करनी होगी, नहीं तो बच्चा सारी चीजें टीचर पे ढोल देता है कि टीचर ही करवाएगा। तो ऐसा नहीं है, हमारी क्लास में आपको प्रैक्टिस जरूर करनी होगी, तो कुछ कुछ पोर्शन आपके लिए छोड़ दिया जाता है ताकि आप भी उसकी प्रैक्टिस करते रहे। चलो अब ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है, इसमें हालांकि ऐसी कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। ठीक है, कर लेंगे। चलो छोटी सी बात ध्यान रखना, 24 को प्राइम फैक्टराइजेशन पहले कर दो, तो 24 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 200 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2
इंटू 5 इंटू 5 ये है, और इसकी पावर कितनी चढ़ी हुई है 3। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि बाहर यहाँ पावर 2 है, 2 का एक पेयर बनेगा तो 2√6 हो जाएगा, और यहां पर 2√25, 2 से 2 कट जाएगा, 6 √6 अपॉन √25। अब ये ध्यान रखना, कई बच्चे कहेंगे सर अब इनको कॉमनली भी तो लिख सकते थे ऐसे, √6 अपॉन 25 नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। क्यों? लॉजिकली आप ध्यान से देखो, यहां 3 भी तो है, इसकी पावर 3 थी ना, है ना, ऐसा होता तो 25 भी तो बाहर आ जाता। 25 बाहर क्यों नहीं आया? क्योंकि पावर 3 थी, मतलब 3 पेयर बनने थे, एक 5 की कमी रह गई, तो ऐसे नहीं लिख सकते पहली बात तो इसको। तो अब क्या करेंगे सर कि हमें तो लिखना तो ऐसे ही है, इच्छा तो ऐसे ही है। ठीक है, तो इच्छा है तो लिख लो। क्या करोगे? √6 के हिसाब से 2 है, यहां पर 25 के हिसाब से 3 है। मैच करने के लिए, यहां पर मैच करने के लिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 को 2 से। और जब ऐसा करोगे तो यहां पर 3 से कराए तो यहां 3, और यहां 2 से कराए तो यहां 2। तो अब ये क्या हो जाएगा? होल √6, और इधर हो जाएगा 216, और नीचे आ जाएगा 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। और ये हो गया चमत्कार। क्यों? क्योंकि बच्चों को तो समझ ही नहीं आया सर, यहां से ये तो ठीक है, ये वाली स्टेप से आपने क्या करा कि ये आ गया। तो ये आपका एक तो होमवर्क है वैसे तो, पर फिर भी एक आइडिया दे देता हूं। जो काम आप सिंपली मैंने लास्ट क्वेश्चन में करा था, उसको मैंने एडवांस लेवल पे लेकर डायरेक्ट कर दिया। बेसिकली एक स्टेप याद रख लो तो आपका काम इजीली आपको भी समझ में आ जाएगा कि मैच करने के लिए 2 और 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, ये तो एलसीएम लेके पता लग गया। तो जो एलसीएम लिया उसको वही मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 6 बनाने के लिए 3 से, 3 को 6 बनाने के लिए 2 से। तो जितना आप बाहर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर रहे हो उतना ही अंदर लिखे नंबर या नंबर्स पर मल्टीप्लाई कर देना, मतलब पावर में उतनी ही पावर अंदर भी चढ़ा। तो यहां पर पावर में आपने 3 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया, इसलिए यहां भी पावर में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। यहां आपने पावर में 2 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए अंदर भी पावर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। क्लियर? चलो इसके बाद विच वन इज ग्रेटर। तो अब ये तो बात सिंपली है, ग्रेटर कौन? जो बड़ा। पर बड़ा कौन? बड़ा कौन? यदि आप उसेन बोल्ट को बोलें कि सबसे अच्छा फास्ट रनर कौन है, तो दुनिया में नाम आएगा उसेन बोल्ट का। यस और नो? पर ये कुछ पुरानी बात है बेटा, हाँ या ना? आज की तारीख में यदि वो अपने बराबर के वालों से कंपीट करे तो जरूरी नहीं कि वो फास्टेस्ट हो, कोई ना कोई और आगे आ जाएगा। तो एज का फर्क पड़ता है। यदि उसी की एज में बात की जाए, मतलब उसेन बोल्ट यदि इस वक्त 38-39 ईयर्स का है, ठीक है, तो 38-39 के एज ग्रुप में वो फास्टेस्ट है या नहीं ये चेक करना पड़ेगा। तो एज ग्रुप मैटर करती है, मतलब आप किस कंपैरिजन में। स्कूल में भी कई बार आप कंपटीशन एग्जाम देखते होंगे, 6, 7, 8 तीनों के एक साथ करवा दिए। आप तीनों क्लास को एक साथ नहीं रख सकते। 6 का बच्चा अलग होता है, 7 का बच्चा थोड़ा अलग होता है, 8 का बच्चा भी अलग होता है। तो कंपैरिजन एटलीस्ट अपनी क्लास के ग्रुप में ही होना चाहिए, है ना? तो सेम किसी भी जगह पर जब आप कंपैरिजन करने जाते हो तो बेसिक सबसे बड़ा सेम कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बराबर का मैच होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिया के और साउथ अफ्रीका के मैच में इंडिया की टीम से 11 खिलाड़ी खेल रहे हो और साउथ अफ्रीका की टीम से 12 खिलाड़ी खेल रहे हो या 10 खिलाड़ी खेल रहे हो। मैच बराबरी का तभी होगा जब दोनों टीमों के इक्वल प्लेयर्स खेलेंगे। हाँ, क्रिकेट में कई बार 13-13 प्लेयर्स एक टीम से खेल जाते हैं, ठीक है, जैसा कि आ भी रहा है। तो ये बात ध्यान रखना कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा होता हो, ठीक है। तो इस बात के बिहाफ पर हम बात कर लेते हैं कि यहां पर कैसे करना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको इस क्वेश्चन का ऑर्डर मैच करना पड़ेगा। अब क्योंकि शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दी तो मैं डायरेक्ट बताता हूं कि यहां क्या होगा, √6 और यहां होगा √8। यहां पावर है 3, यहां पावर है 5। इसका मतलब मैच करने के लिए यहां 5 और यहां 3, और क्योंकि मैंने 5 लगाया है तो यहां भी 5 लगा दूंगा और यहां भी 3 लगा दूंगा। लास्ट क्वेश्चन वाली बात। अब यहां आंसर हो गया, ये तो 15 हो गया, 6 की पावर 5 हो गई, ये भी 15 हो गया, और यहां पावर 3 हो गई। अब क्या करें सर, जल्दी बताओ, कंपैरिजन तो अभी भी नहीं हुआ। हो गया, खोल दो। 8 की पावर 3 512। सर 6 की पावर 5 नहीं खोल सकते हम, 36 का स्क्वायर और उसके बाद एक और बार 6 से मल्टीप्लाई। मत करना बेटा, मत कर।
थोड़ा आसान कर लेते हैं, दिमाग तो है ना हमारे पास। देखो 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना होता है, इंटू 6 इंटू 6, यही तो करना है हमें, ये हमें करना है। बट इसमें से कितना मैक्सिमम तुम्हें पता है, ये वाला। ज्यादा करोगे तो बच्चा बोल देगा ये वाला सर 2 2 के 36 के पेयर, तो ये 36 इंटू 36, और 36 का स्क्वायर निकालना मुझे थोड़ा बहुत शॉर्ट ट्रिक से आता है, ठीक है। पर जिस बच्चे को नहीं आता वो क्या करे, तो वो उसका ये लॉजिक लगाएगा जो मैं बताता हूँ। 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना हो गया, 216, और अभी भी 2 6 से मल्टीप्लाई करना बचा है, मतलब 36 टाइम्स तो और निकालना बचा है। बट यदि मैं एक सिंपल लॉजिक लिखूं और 216 को भी 200 ही मान लूं और 200 को 6 से मल्टीप्लाई करूं, तो यही अपने आप में 1200 हो जाता है, जो कि इधर लिखे नंबर से ऑलरेडी बड़ा है। और अभी तो मुझे कुछ हटा भी दिया है और एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई भी करना है। तो इसका मतलब सिंपली लॉजिक ये है कि इस कंडीशन में 6 की पावर 5 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा। क्लियर? नहीं निकालना है आपसे, सिर्फ ये पूछा विच वन इज ग्रेटर, तो कंपैरिजन करने के लिए आपको उतना ही लेवल चेक कर रहा है जहां पर ये बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए। क्लियर? यदि ये अभी भी 200 300 के बराबर आता तो फिर हम कंपैरिजन करने और आगे जाते। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरेंज दिस असेंडिंग ऑर्डर, तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी तो आपसे यही बकवास कर रहा है जो आपने लास्ट क्वेश्चन में करी कि इनको ऑर्डर मैच करो, तो कर दो ना यार। 2 3 5, यहां 4, यहां 3, यहां 2। अब 3 का एलसीएम लेना है, 2 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाता है, 12। 2 3 और 4 का एलसीएम 6 नहीं होता, 12 होता है। तो 12 के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई विद 6, मल्टीप्लाई पावर विद 6, मल्टीप्लाई विद 4, मल्टीप्लाई विद 4। 12 करने के लिए इसको 3 से, तो यहां भी 3। आप देखो ये हो गया आपका कितना हो गया, 2 की पावर 6। अब याद करते हैं तो 2 की पावर 2 4 6 4 8 16 32 64। तो सर ये तो हो रहा है 64 और ये तो साफ ही दिख रहा है, तो 125 है। इसको देख लेते हैं, तो सर ये 81 है और अभी सबका ऑर्डर सेम है। इसका मतलब ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही लगे हुए हैं, हाँ या ना? सीधी सीधी बात ना बच्चा। भैया यदि ऑलरेडी इसी तरह से आ रहा है तो ये बड़ा है, ये उससे बड़ा है, खत्म। तो असेंडिंग ऑर्डर में जमे हुए हैं। क्लियर? कोई डाउट है तो बता दो जल्दी से, ठीक है? समझ में आ गया ना? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब ये नया टॉपिक आया है, यहां से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है डिनोमिनेटर का। क्या कहता है बेटा, जब हमने आपको डिनोमिनेशन रैशनलाइजेशन सिखाया था डिनोमिनेटर का, तो आपको एक बात बोली थी कि रैशनलाइजेशन करना क्यों होता है। जिसको ये बात याद नहीं हो प्लीज प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिएगा कि रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने समझाया था, तब बताया था कि क्यों करना हो। मैथ्स में अक्सर टाइम सवाल का क्वेश्चन किसी भी आंसर से पहले हमें क्वेश्चन में ये पूछना होता है कि प्रोसेस करनी क्यों है, तो वो प्रोसेस क्यों करनी है ये समझ, ठीक है? रैशनलाइजेशन में क्या होता है, नीचे रूट जो होता है वो प्रॉब्लम करता है, क्योंकि डिवाइड नहीं कर सकते आप। अंडर रूट के अंदर लिखे किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, और उसका मेन लॉजिक ये है कि रूट कभी खत्म ही नहीं होता। तो आपका एक ऐसा डिविजर है जो अपने आप में बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। तो जब तक आप डिविजर ही फिक्स नहीं कर पाओगे, डिवाइड कैसे करोगे? तो इसलिए हम डिविजर को फिक्स करने के लिए रैशनलाइजेशन करते हैं, ताकि हमारा डिविजर फिक्स हो जाए, और जब डिविजर फिक्स हो जाता है तो हम डिवाइड कर पाते हैं। यहां पर डिवाइड करने के हिसाब से पहले हम 162 को प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं, क्योंकि यहां पर अभी ऐसा कुछ है जो इसको मुश्किल बना रहा है। बट यदि हम देखें तो ये अब आसान हो जाएगा। तो ये कुछ हो जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब एक पेयर बाहर, एक पेयर बाहर, तो यहां 9 तो ऑलरेडी बाहर आ गया, √2 रह गया अंदर। अब इसी को रैशनलाइज करना है। बच्चा कहेगा सर 9√2 से कर देते तो क्या दिक्कत थी? दिक्कत नहीं है बेटा, बात इतनी से कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। आप कह रहे हो 162 को 162 से मल्टीप्लाई करने का काम, मैं कह रहा हूं 2 को 2 से कर दो, आंसर सेम रहेगा। सर इसे डिवाइड तो हटा ही नहीं, अगला क्वेश्चन यही हो सकता है कि इससे डिवाइड तो हटा ही नहीं, तो डिवाइड नहीं हटना था। डिवाइड में जो आपका डिविजर बनेगा वो रूट में नहीं होना चाहिए था, और अब यही होगा। ऊपर का √2 मल्टीप्लाई होकर √2 कर देगा, और ये हो जाएगा 9 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 18। तो √2/18 हो जाएगा, जिसको आप डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि √2 की वैल्यू पॉइंट में 1.414 होती है। मैं इसको 18 से डिवाइड कर सकता हूँ, डेसिमल में तो आंसर आएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा? मैथ्स में कई क्वेश्चंस में डेसिमल में आता है, आपके फिजिक्स की कई कैलकुलेशन डेसिमल में ही होती है, तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है?
प्रॉब्लम ये थी यदि मैं नीचे की तरफ कोई ऐसी चीज लेता, अच्छा सर आपने 414 ही लिखा है, ये तो आगे भी जाएगा, वो एक्यूरेसी के लिए जा रहा है, आप पहले रूट बढ़ाते जाओ फिर डिवाइड करते जाओ इच्छा हो तो, नहीं तो मैथ्स में जब तक आप क्लास 10 पढ़ते हैं क्या बोला जाता है, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक आप आंसर निकाल दो, खत्म। तो वही चीज हमने भी कर दी है। तो ध्यान रखो कि हमें कैसे बढ़ना है और प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हुई। नीचे √2 रहता तो वो 1.414 और वो बढ़ता रहता और उसको फिक्स करना जरूरी था, नहीं तो डिवाइड नहीं कर पाते। तो हमने हटा ही दिया, हमने कहा ऊपर चला जा, ऊपर देखते रहेंगे, तेरे को जितने स्टेप तक चाहिए आंसर निकाल लेंगे। क्लियर? तो रैशनलाइजेशन क्यों जरूरी है, ये यहां से ये बात समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें रैशनलाइजेशन करना है और रैशनलाइजेशन करते टाइम आपको जो प्रोसेस सिखाई गई थी वो यदि अप्लाई करें तो सिंपल सी बात है, 1/7 + 5√3 के हिसाब से आपको 7 - 5√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। अब आप कहोगे क्यों? तो ध्यान से देखो बेटा, हमेशा यदि आपने किसी भी और तरीके से स्क्वायर बनाने की कोशिश करी तो बनेगा नहीं, हर बार एक एक्स्ट्रा 2ab वाली टर्म के कारण रूट रह जाएगा। तो इसलिए सेम का अपोजिट से हमेशा ये आइडेंटिटी हम बनाते हैं नीचे की तरफ, a² - b² विच इज इक्वल टू a + b × a - b। और जब आप ऐसा करोगे तो ऑटोमेटिकली दोनों के इंडिविजुअल स्क्वायर यहां पर आ जाएंगे और ये स्क्वायर हमारे सवाल को सॉल्व कर देंगे। तो ऊपर की तरफ तो कुछ नहीं होगा सेंच, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है तो वो तो एज इट इज रह जाएगा, बट नीचे की तरफ 7 का स्क्वायर - 5√3 का स्क्वायर। यहां से आप जो एक बात सीखने वाले हो वो ये है कि 5√3 का स्क्वायर कैसे होता है। तो ध्यान से देखना, ऊपर की तरफ तो कोई चेंज नहीं है, पर नीचे की तरफ 7 का स्क्वायर 49 और 5√3 का मतलब होता है 5√3 × 5√3। तो 5 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि बाहर का नंबर बाहर से ही होता है, और सेम से मल्टीप्लाई होकर रूट के केस में अकेला बाहर आ जाएगा। तो दिस विल बिकम 25 × 3 विच मीन्स 75। तो यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा 7 - 5√3 और साथ में नीचे आ जाएगा आपका 26 माइनस का। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस माइनस को शिफ्ट करना चाहते हैं तो इस टर्म्स को, ऊपर वाले टर्म्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, 5√3 - 7। क्लियर? यहां से आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि ये आइडेंटिटी हर बार ऐसे ही लगेगी। यदि आपके क्वेश्चन में यहां प्लस है तो आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, और यदि यहां माइनस है तो यहां आपको प्लस से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल थोड़ा सा AB में ही है, अदरवाइज सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। a² नीचे लिखा हुआ है √a² + b² + b। रैशनलाइजेशन जो कहता है वो कर दो चुपचाप से, √a² + b²। सर इसमें साइन चेंज नहीं करा आपने, अंदर नहीं करना है बेटा। दिस इज योर a, दिस इज योर b, कैपिटल A कैपिटल B आइडेंटिटी के हिसाब से। दिस इज योर a², दिस इज योर b² के हिसाब से। ये आपका b है, ये आपका a है। तो इसलिए हमें इस मेन साइन से प्रॉब्लम है। रूट वाली टर्म में, जो रूट वाली टर्म और दूसरी टर्म होती है, प्रीवियस क्वेश्चन में देखो, जो रूट वाली टर्म है ना और जो विदाउट रूट वाली टर्म है, ये रूट वाली टर्म और ये विदाउट रूट वाली, उनके बीच में जो साइन है उसके अपोजिट साइन से। तो यहां पर रूट वाली टर्म में और विदाउट रूट वाली टर्म के बीच में प्लस है, तो हमें उसके अपोजिट साइन -b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। और यहां से ये आंसर बन जाएगा आपका डायरेक्ट a² √a² + b² - b। कोई बच्चा कहता है सर इस ब्रैकेट को खोल दो ना, खोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसा का ऐसा इसके साथ चिपक जाएगा और यहाँ पीछे a² भी आ जाएगा। सॉल्व हो रहा होगा तब बात करेंगे, अदरवाइज तो नहीं जरूरत है। तो यहाँ हो जाएगा √a² + b² का होल स्क्वायर और -b²। सर इसको और सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि टर्म्स कई बार सेम दिख रही होती हैं, इसलिए हम यूज करते हैं कि थोड़ा और देख लेते हैं। तो ऊपर अभी भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर हमें कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट दिख नहीं रहा है, पर नीचे की तरफ हम करते हैं ये वाला काम कि हम स्क्वायर से रूट काट देते हैं, तो नीचे बचेगा a² + b² - b²। ऐसा करने पर ये काटते ही a² अकेला नीचे बच जाएगा और इस a² से a² काट देंगे। एक बात और बताऊंगा बच्चा, वो बात आप हमेशा ध्यान रखना, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। जब आप ऐसा सवाल कर रहे होते हो तो क्या होगा, देखो इसको मैं यहां लिखता हूं ताकि आपको एक चीज और समझ में आए।
ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर। इसमें आप इस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से काट दोगे, ठीक है। पर ये काम मैं यहां भी कर सकता था, ठीक है, यहां देखना भी, ये काम मैं यहां भी कर सकता था। और यदि ये काम मैं यहां कर लेता तो यदि बच्चा सीरियसली हमसे पढ़ रहा है तो इस पॉइंट पर फेल हो जाता। क्यों? क्योंकि वो गलत इंटरप्रिटेट करता इस चीज को। क्यों? मैंने ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को पहले नहीं काटा बेटा, मैंने पहले बी स्क्वायर से बी स्क्वायर को काटा। जब मुझे पता लगा कि अब इसके हटाने के बाद मेरे पास अकेली एक ही टर्म बचेगी तो मैं इसको इससे काट सकता हूं, इसलिए मैंने इसको यहां भी इसके काट सकता था। पर यदि मैं कर देता तो यहां पर बच्चा पहले सोचता सर ने पहले इसको काटा फिर इनको भी काट दिया, इस तरह से गलत। और हम कर दे बच्चे तो ये गलत कर देते मास्टर जी, देखो हम बता रहे हैं। तो यही प्रॉब्लम है, ध्यान रखो मास्टर जी ने ये बाद में काटा है यदि काटने की इच्छा हुई तो, नहीं तो आप लोगों को बचाने के लिए हमने स्टेप ही चेंज कर दिए कि यहां काटेंगे इसको। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये वाला कंपैरिजन है, कुछ नहीं करना है, इसको रैशनलाइज करो और उसके बाद इस वाली चीज से कंपैरिजन कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क छोड़ते हैं। क्लियर? चलो ये वाला क्वेश्चन वैसे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर इसमें क्या है आपको अलग अलग आइडेंटिटीज को फुलफिल करना होगा। तो पहले एक छोटी सी चीज बताते हैं कि यहाँ रैशनलाइजेशन क्या कर रहा है। एक्स की वैल्यू आ रही है 1/2 प्लस √3। रैशनलाइज करने जाओगे तो ये हो जाएगा 2 - √3 अपॉन 2 - √3। सॉल्व करने पर ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर अपॉन 2 - √3। ठीक है, तो बचेगा 2 - √3 अपॉन 1, ये बचेगा। अब मुझे इसके बाद क्या करना है, इसमें इसी टर्म का क्यूब करना है, फिर एक बार इस टर्म का स्क्वायर भी करना है और यहां भी वैल्यू पुट करनी है, ये सब करना है हमें। तो सवाल मुश्किल नहीं है, पर अब आपको क्यूब की आइडेंटिटी नहीं आती होगी तो फिर ये सवाल नहीं होगा। तो चिंता मत करो, क्यूब की आइडेंटिटी नहीं भी आती है तो अगले वीडियो में हम आपको पॉलिनोमियल्स पढ़ाने वाले हैं, जहां पर अगले कुछ वीडियोस में आप आइडेंटिटीज तक मतलब लास्ट टॉपिक तक सारा सीख जाओगे। ठीक है, तो स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। यहाँ ये क्वेश्चन हम वहां भी आपको करवा देंगे क्योंकि ये क्यूब से रिलेटेड है। अब आंसर तो बन जाना चाहिए, बस इतना सा कि आपको क्यूब की आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। तो क्यूब की आइडेंटिटी आपको वहां सिखा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, x की वैल्यू से ये इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये भी क्यूब की आइडेंटिटी पर है, तो ये क्वेश्चन भी मार्क कर लीजिए, इसको भी हम आपको वहीं सिखा देंगे। बट इसमें एक बात ध्यान रखना बेटा, सिंपली भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, बस क्यूब की आइडेंटिटी के पहले आपको क्या करना है, आपको करना है 3 - √8। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 - 2√2 लिखा जा सकता है। इसके बाद क्योंकि ये 1/, में है, इसमें तो x है तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यदि आप इसको लिखना चाहो तो इसका क्यूब कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या आएगी यहां पर, जब आप 3 - 2√2 का क्यूब करने जाओगे तो पहले क्यूब करना पड़ेगा, उसके बाद रैशनलाइजेशन होगा, तो क्यूब करना जरूरी है। तो क्यूब की आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, तो जैसा बोला सिखाएंगे, जरूर सिखाएंगे। क्लियर? तो तब तक बने रहिए इस क्वेश्चन के साथ, इसको दिमाग में रखिए, इसको भी सॉल्व कर देंगे। हालांकि क्यूब की आइडेंटिटी मुझे याद है, पर यदि मैंने आपको यहां बता दी तो वहां का फ्लो खराब हो जाएगा, वहां की आपकी प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको बीच में कुछ नई चीज पिंच हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अभी इसको यहीं छोड़ देते हैं, अधूरा ज्ञान नहीं दे देंगे, पूरा एक साथ ही देते हैं। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन आ गया, यहां पर इन दोनों का इंडिविजुअल रैशनलाइजेशन करना है, ये आपको करना है। ये वाला आता है एक्सपोनेंट्स एंड पावर का क्वेश्चन कि सर ये कुछ अलग है। हाँ बिल्कुल अलग है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, और इसमें कुछ ज्यादा करने का है नहीं। सिर्फ आपको बताया गया था इस टॉपिक को सॉल्व करते टाइम सबसे पहले पावर में यदि कहीं नेगेटिव दिख जाए तो उसको हटा दिया करो। हटाने के लिए अंदर लिखे नंबर को रिवर्स ऑर्डर में कर दो तो दिस विल बिकम 4/3 की होल पावर 3। यस और नो? अब आप इसको इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हो, 4 की पावर 3 बटा 3 की पावर 3 which will become 64/27 आंसर। yes or no? तो ज्यादा कुछ नहीं था, बस यहां पर पहली चीज जो हमने सीखी कि माइनस हटाने के लिए अंदर लिखी चीज को रेसिप्रोकल कर दिया जाता है।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, इसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा और कोई एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो अब मैं कर देता हूं आपका जिसमें कम नेगेटिव हो और ये वाला, तो इस हिसाब से मैं ये क्वेश्चन पिक कर लेता हूं, ठीक है। आपको दूसरा वाला बड़ा वाला क्वेश्चन दे दिया जाएगा। चलो तो आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ करना नहीं है। सबसे पहली बात जो अभी सिखाई गई कि पावर यदि नेगेटिव है तो उस हिसाब से आप उस पावर को पॉजिटिव बना लो, ठीक है। तो यहां पर मैं सबसे पहले इसकी पावर ही पॉजिटिव बना देता हूं डायरेक्ट, और इसको 5/3 लिख देता हूं। जब मैं ऐसा करूंगा तो इस बिहाफ पर अपने आप पावर 1 हो गई है पॉजिटिव, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है। सेकंड केस या सेकंड स्टेप जो इस क्वेश्चन में जाएगा वो ये कि नीचे 2 है, ऊपर 2 माइनस का है। तो ध्यान से देखो बेटा, उसकी पावर इवन है और इवन केस में माइनस को हटाया जा सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो इसको आप अगले केस में ऐसे लिख देंगे। सर ऐसा कैसे करा, तो वही पावर 4 है, ये तो इंडिविजुअल -2 की पावर 4 भी 16 हो जाएगी और 2 की पावर भी 16 होती है। तो माइनस इवन के केस में यदि यहाँ पॉजिटिव रहता ना तो मैं इस पूरे क्वेश्चन से एक माइनस बाहर निकाल लेता। यदि आपके इस क्वेश्चन में कहीं माइनस वैसे तो है ही नहीं, माइनस आ भी रहा और आपको पता लग जाए, जैसे पावर 3 है, ये रहा माइनस पावर 3 है, पावर 3 मान लेते हैं इसको, ये रहा या अदरवाइज ये रहा, इसमें यहाँ 2 पर माइनस लग रहा होता। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बाहर माइनस निकाल देता ताकि आगे से सवाल मेरा डिस्टर्ब नहीं करे। 2 और -2 में इतना से डिफरेंस है ना एक माइनस का, तो मैंने पूरे क्वेश्चन से ही 2 बाहर निकाल दिया। अब फायदा क्या होगा, अब इसके बाद फायदा ये होगा कि बाकी 2 जो है 2 की तरह कंसीडर किया जाएगा और इस तरह से हमारा सवाल इजी वे में हो जाएगा। तो ध्यान रखना, यदि कभी क्वेश्चन में इस तरह से माइनस आ जाए तो हमें क्या करना है। अब बस सेपरेट कर दो जितनी भी पावर्स हैं उस हिसाब से। तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। तो यहां देखें तो अब क्या करना होगा, इस बिहाफ पर 2 की पावर ऊपर ज्यादा है नीचे कम है तो 2 को ऊपर ही सॉल्व किया जाएगा। 3 की पावर नीचे ही है दोनों की दोनों, तो नीचे सॉल्व कर देंगे। 5 की पावर ऊपर है तो 5 की पावर को ऊपर ही सॉल्व कर देंगे। 2 की पावर में ऊपर 4 है नीचे 3 है तो 4 - 3, नीचे की पावर 3 की पावर 4 में 4 + 1, सिंप्लीफाई होते 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5। आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, 10/3 की पावर 5 भी लिख सकते हो, और चाहो तो 10/243 भी लिख सकते हो। जो आपका आंसर हो ऑप्शन में आप उनमें से लिख सकते हो। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। ध्यान रखना, आपको कैसे सवाल का आंसर देना है ये सवाल वाला ही बताता है। तो ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली ऑप्शंस में आते हैं तो ऑप्शन के हिसाब से आप पिक कर सकते हैं, पर आना तीनों चाहिए कि कैसे निकाले जाते हैं। क्लियर? तो 3 की पावर 5 आपको याद होनी चाहिए, और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 81 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये वाले क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैं, बट इंपॉर्टेंटली आपको ये बात समझनी है कि सवाल कैसे होंगे। तो ध्यान से देखो, मैं दोनों बताता हूं फटाफट आपको, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले, क्या ये प्राइम नंबर्स हैं? नहीं। एक्सपोनेंट्स एंड पावर में आप ये सीखते हो कि इनको प्राइम नंबर में होना चाहिए, तो इनको प्राइम नंबर में बदल लिया जाएगा। 5 की पावर 3/2 और इधर 2। 243 क्या होता है याद करो, 243 क्या होता है अभी बताया था, 3 की पावर 5, तो ये 3 की पावर 5 की होल पावर 3/5। 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 की होल पावर 5/4। 2 की पावर 3, 8 को लिखा जा सकता है, और यहाँ पावर 4/3। देखो 2 से 2 पावर कट गई, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो ये बचेगा 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4। अब सब अपने आप में सॉल्व पड़ा हुआ है। 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, ज्यादा करो तो 15 की पावर 3 लिख सकते हो आप इसको। नीचे की तरफ 2 की पावर 9, ये आंसर हो गया। क्लियर? और इस क्वेश्चन में कॉमन लेना पड़ेगा, तो 16 16 4 2, इनमें से क्या कॉमन आ सकता है ये सब देखने से पहले हम इसको ब्रेक कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से। तो अब देखो सवाल कैसे होगा, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर n+1 माइनस 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर n होल अपॉन में 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर n+2 माइनस 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर n+2। सिंप्लीफाई कर दो हर स्टेप को, तो 2 की पावर n+5 माइनस 2 की पावर n+2, 2 की पावर n+6
माइनस 2 की पावर n प्लस 3। अब सारी पावर्स में ऊपर की तरफ 2 की पावर n प्लस 3 n प्लस 2 कॉमन ली आ जाएगी क्योंकि दोनों में इतना इतना है। यहां क्या बचेगा n प्लस 2 प्लस 3 मतलब 2 की पावर 3 यहां बचेगी माइनस 1, और नीचे की तरफ 2 की पावर n प्लस 3 कॉमन लेने पर यहां बचेगा 2 की पावर 3 मतलब यहां भी ये बचेगा। तो इस ब्रैकेट से तो ये पूरा ब्रैकेट ही कैंसिल आउट हो गया, है ना। अब दोनों पावर्स को सेम कर दो। कैसे? 2 की पावर n प्लस 2 ऑलरेडी ऊपर थी, नीचे वाली पावर को उधर ले जाओ तो माइनस n माइनस 3 विच विल बिकम 2 की पावर माइनस 1 जो कि 1/2 हो जाता है। तो देखो सवाल कितना कॉम्प्लिकेटेड दिखता था और आंसर कितना आया 1/2। बच्चा एक क्वेश्चन बोल सकता है सर ये 2 की पावर 5 होगी, ये तो समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, पर आपने ये क्या करा? ध्यान से देखो बेटा, यहां पर जब n की पावर 2 की पावर n प्लस 5 और n प्लस 2 है तो इसका मतलब n प्लस 2 दोनों में है, उसके बाद इसके पास 3 एक्स्ट्रा पावर है 2। तो मैंने वही करा, n प्लस 2 को कॉमन निकाल लिया और इसकी जो एक्स्ट्रा पावर थी 2 की पावर 3 उसको अंदर छोड़ दिया। सिमिलरली नीचे करा, इसके पास 6 है n प्लस 6 और इसके पास n प्लस 3 है, इसका मतलब इसके पास 3 एक्स्ट्रा है, तो वही मैंने यहां भी करा। n प्लस 3 इसके पास भी है, इसके पास भी है, पर इसके पास कुछ ज्यादा भी है, तो n प्लस 3 मिनिमम कॉमन लिया, जितना दोनों में से मिनिमम था वो कॉमन लिया और बाकी फिर जो एक्स्ट्रा बचा उसके हिसाब से छोड़ दिया। ठीक है, इस तरह के सवालों में बड़ा मजा आता है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आपको आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है, सिंप्लीफाई। सबसे पहले आपके जितने भी नॉन प्राइम नंबर्स हैं उनको प्राइम नंबर में कन्वर्ट कीजिए, पावर्स को सॉल्व कीजिए। याद रखिएगा पावर को आप सेपरेट भी कर सकते हैं, पर इस पूरे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको इन हर पावर में से माइनस हटा देना है। यदि आप माइनस नहीं हटाओगे तो सवाल कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। पहले माइनस हटाइएगा, फर्स्ट स्टेप माइनस, सेकंड स्टेप डिवाइड का जो साइन है आपका इसको कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर थर्ड प्राइम, सबको प्राइम में बदल दीजिएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो उसके बाद सवाल आपको अपने आप दिखता नजर सॉल्व होता नजर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हालांकि ऐसा कुछ खास नहीं है। यदि आप मैथ्स देखें तो सिंपल ही है, 1/x अपॉन 1/x प्लस 1/y, ये आ गया। इधर भी 1/x होल अपॉन में 1/x माइनस 1/y। मैथ्स है बच्चा, सिंपली LHS लेके चलेंगे और RHS लेकर आएंगे। ऐसा करते टाइम यहाँ पर 1/x ही रहेगा ऊपर की तरफ और नीचे LCM आ जाएगा xy, तो ऊपर बन जाएगा y प्लस x। इधर यदि आप देखेंगे तो इधर 1/x है, नीचे की तरफ xy LCM लेने पर यहां बनेगा y माइनस x। ठीक है, आप सबको रेसिप्रोकल कर दीजिए तो 1/x ऐसा का ऐसा और मल्टीप्लाई में xy ऊपर नीचे x प्लस y माइनस y प्लस x सॉरी प्लस 1/x नीचे यहां भी रेसिप्रोकल हो जाएगा तो xy ऊपर चला जाएगा और यहां y माइनस x। x से x कटा, x से x कटा, यहां बचेगा y अपॉन y प्लस x प्लस y अपॉन y माइनस x। यहां पर इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा y प्लस x इंटू वाई माइनस एक्स। एलसीएम में इससे ये हट जाएगा तो यहां आ जाएगा y इंटू वाई माइनस एक्स प्लस y प्लस x। एलसीएम लेना आना चाहिए आपको इन सब में। नीचे आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आइडेंटिटी और ऊपर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स। ये वाई एक्स कैंसिल आउट तो यहाँ बचेगा 2y स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका सवाल है, बड़ा आसान सा ही है, बट आपको जो दिखने में डर लगता है ना बेटा, जो देखने में डर लगता है वो ये होता है कि सर ये एक्स वाई आगे तो क्या करेंगे। तो इनसे डरने की जरूरत नहीं होती, आप सिंपल लॉजिक से सवाल कीजिए, आपका आता चला जाएगा। जितना आपने पढ़ा है वही सवाल में हमने भी यूज करा होता है, सिंपल एलसीएम वेलसीएम रेसिप्रोकल और वही सारे काम जो आपको सिखाए जाते हैं। तो डरने की किसी भी पॉइंट पर जरूरत नहीं होती है, सिर्फ इतना सा कि आपको कंटिन्यूअसली सवाल को करते जाना है। जहां आपको अटके वहां अपने टीचर से एक बार पूछ लीजिए छोटा सा, तो यहां आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इन चीजों का एलसीएम आपको लेना आना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आपको आ जाएगा। किसी को नहीं आए तो इसकी जगह 2 अज्यूम कर लीजिए, इसकी जगह 3 अज्यूम कर लीजिए। अब सोचिएगा एलसीएम क्या आएगा। एलसीएम आता है नॉर्मली उन नंबर्स का मल्टीप्लाई, वही हमने यहाँ करा है। ठीक है, चल अब ये 2 क्वेश्चन है, एक ये वाला है, कंपैरिजन करना है आपको।
यहां पर ध्यान से देखो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। अब ऐसा करने के लिए ऊपर 5 है, नीचे 3 है, तो इसका मतलब हमें भी सवाल वैसे ही सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हम यहां क्या करेंगे बच्चा, यहां पर दोनों को 5/3 की फॉर्म में बनाएंगे। तो ये है 5/3, इसकी पावर है 2x और ये रेसिप्रोकल होके -x कर देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 125/27, जिसको आप लिख सकते हो 5/3 की होल पावर 3। ये कैसे किया, ध्यान से देखो, इसको मैंने 5/3 लिखना चाहता हूं यदि, तो जो भी इसकी पावर है उसको नेगेटिव कर दे, ठीक है। अब बेस सेम, दोनों के बेस सेम हो जाएंगे इस पॉइंट पर आकर यहां से, तो बेस सेम होते ही आपस में पावर ऐड हो जाती है। तो 2x में -x ऐड करोगे तो 2x - x, इसका मतलब 5/3 की होल पावर x विल बी कंपेयर विद 5 की पावर 5/3 की पावर। यहां पर आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाना भी होता है या समझ में आता है। तो देखिए, दो चीजें बराबर है और एक्सपोनेंट के केस में आप कह रहे हो उसका बेस सेम है, चीजें भी बराबर है, एक्सपोनेंट का बेस भी सेम है, तो ये तभी पॉसिबल है जब उसकी पावर्स भी सेम हो। तो x विल बी इक्वल्स टू 3, ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू क्या हो, 3 हो जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर ये वाला सवाल आपको देखना है, ये सवाल आपको खुद से करना है, यही आपका होमवर्क होगा, कुछ तो आप भी करेंगे, ठीक है। चलिए, आज के वीडियो में हमने चैप्टर पूरा खत्म किया, बेसिक से लेकर बहुत अच्छे अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन भी सॉल्व करें। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप सीखें, जब आप सीखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ नई नॉलेज मिलती है जो कि आपको हेल्प करती है आगे। यहां पर हमने जितने भी टॉपिक पढ़ा दिए थे, आपके चैप्टर 1 से टॉपिक सारे जितने भी रिलेटेड थे उनके क्वेश्चंस भी करवा दिए। यहां पर आपने जितना सीखना था उतना सीखा। उसके बाद अब हम चैप्टर 2 लेकर आएंगे जिसमें आपको पॉलिनोमियल सिखाया जाएगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल हमारे साथ सीखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए हमारे साथ, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए ईडी अकेडमी के साथ और पढ़ते रहिए हमारे साथ। थैंक यू।